जय श्री राधे फ्रेंड्स। कबीर की बात सुनकर आगत से सोच में पड़ जाता है। मेरी आखिरी बार बात उसकी उसी रात हुई थी जब वह गायब हुआ था, जब समायरा के साथ वह सब कुछ हुआ। उसे हीरो की डिलीवरी लेने के लिए जाना था। आते वक्त उसे समायरा को कहीं से रिसीव करना था। बीच में ही यह सब कुछ हो गया। जहां तक की रही एबनॉर्मल बिहेवियर की बात, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पीयूष एबनॉर्मल तो नहीं था, उससे पहले वो बिल्कुल नॉर्मल था। इनफैक्ट हमने एक रात पहले ही साथ में पार्टी की थी, वो कम्प्लीटली नॉर्मल था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे परेशान कर रहा हो या वह मुझसे बताने की कोशिश कर रहा हो, कुछ भी नहीं। तभी अचानक अगस्त को कुछ याद आता है। एक मिनट। अगस्त की बात सुनकर कबीर एकदम से अलर्ट होकर बोला, क्या हुआ? अगस्त कुछ सोचता है और उसके एक्सप्रेशन हल्के से चेंज हो जाते हैं। डायमंड रिसीव करने के बाद जब वह लौट रहा था तो फोन पर हमारी बात हुई थी, तकरीबन 30 सेकंड। कबीर तुरंत अगस्त से बोला, क्या तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बात की थी उसने तुमसे? अगस्त ने नॉर्मली जवाब दिया, कुछ नहीं, बस मैंने पूछा था कि क्या उसे डायमंड उठा लिए, और उसने कहा था कि हाँ, समायरा को रास्ते से पिक कर ले, क्योंकि मैं उस वक्त किसी इम्पोर्टेंट काम में बिजी था, इसलिए जा नहीं सकता। तो पीयूष ने कहा कि वह ले लेगा, और उसने यह भी कहा कि वो जल्दी से घर आने की कोशिश करेगा क्योंकि कुछ बात करनी है मुझसे। यह बात तो कम्प्लीटली मेरे दिमाग से निकल गई। मैंने इस बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यह सुनकर कबीर के एक्सप्रेशन हल्के से खराब हो जाते हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। कहीं वह कुछ ऐसा तो नहीं बताना चाहता था तुम्हें जो किसी के लिए खतरा हो सकता हो? कबीर की बात सुनकर अगस्त हल्का सा बेचैन हो जाता है। कबीर ने अगस्त से कहा, एक और खास बात। कबीर की बात सुनकर अगस्त अलर्ट होकर कबीर की बात पर गौर करता है। कबीर अगस्त से बोला, अगर पीयूष वाकई में किसी प्रॉब्लम में है और उसकी आवाज में बात करने वाला वो इंसान कोई और है, तो तुम्हें समायरा का खास ख्याल रखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि समायरा को जरूर कुछ पता है, कुछ बहुत बड़ा, इसलिए जान को खतरा है। ये भी मुमकिन है कि उसे मारने की कोशिश करने वाले उसी इंसान ने उसका रेप किया हो। कबीर की बात सुनकर अगस्त के एक्सप्रेशन थोड़े से कड़क हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो सिर्फ समायरा ही नहीं, मुझे लगता है शुभी की जान को भी खतरा हो सकता है। उन दोनों को मैं संभाल लूंगा, तुम सर्च मिशन पर ध्यान दो। कबीर हल्का सा सर हिलाता है, उसके बाद दोनों कॉल कट कर देते हैं और उसे तुरंत शुभी को कॉल लगाता है। हेलो शुभी, कहाँ हो तुम? तभी शुभी बोली, हेलो, मैं और समायरा बाहर हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। समायरा का बहुत मन कर रहा था घूमने का, तो मैं इसे ले आई। अगस्त ये सुनकर अपनी आंखें सिकोड़ लेता है। इसका मतलब तुम दोनों अकेली हो? इस पर शुभी ने कहा, दो लोग अकेले कैसे हो सकते हैं अगस्त तुरंत शुभी से बोला, शुभी मेरी बात सुनो, गाड़ी को वापस घर की तरफ लो, अभी के अभी। शुभी अगस्त की बात सुनकर कंफ्यूज होकर बोली, लेकिन हम मॉल पहुंचने ही वाले हैं, और क्या हो गया? घर क्यों? अगस्त तुरंत कुर्सी से खड़ा होकर बोला, शुभी मेरी बात मानो, जितना कहा गया बस उतना करो, गाड़ी को घर की तरफ लो और जल्दी से जल्दी घर पहुंचो। शुभी ने कहा, हाँ ठीक है, मैं समझ गई, मैं बस। शुभी इतना ही बोलती है कि अचानक एकदम से जोर से आवाज आती है और शुभी का फोन कट जाता है। बिल्कुल ऐसी आवाज मानो गाड़ी किसी से टकरा गई हो या गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। शुभी, अगस्त पैनिक आवाज में जोर से चिल्लाया। अचानक शुभी की तरफ से इतनी जबरदस्त आवाज सुनकर अगस्त के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह जोर से चिल्लाता है, शुभी क्या हुआ तुम्हें? शुभी मेरी बात का जवाब दो। हेलो हेलो शुभी, समायरा। पर अगस्त को कोई भी जवाब नहीं मिलता। इनफैक्ट उसके बाद कॉल अपने आप ही कट जाता है। अगस्त के दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। वह फटाक से कैबिन से भागते हुए एक कॉल करता है, शुभी का नंबर ट्रेस करके बताओ कि वह लोग इस वक्त कहाँ पर है। अगस्त तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकल गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को सड़क पर दौड़ाने लगता है। थोड़ी ही देर में अगस्त की गाड़ी उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर शुभी और समायरा की गाड़ी खड़ी थी। वह देखता है कि वहां पर जबरदस्त भीड़ लगी हुई है। अगस्त जब यह देखता है तो उसके दिल की धड़कनें जैसे रुक सी जाती हैं, सांस हलक में अटक जाती है। वह अपना सलाइवा गटक लेता है। नहीं, उन दोनों को कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उन दोनों को। वह फटाफट से गाड़ी से उतरकर भीड़ को चीरते हुए अंदर आता है देखने के लिए। जब वह हादसे वाली जगह पर भीड़ के अंदर पहुंचता है तो एकदम से चौंक जाता है। शुभी एक लड़के से बहुत बुरी तरीके से लड़ रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती तो गाड़ी लेकर सड़क पर निकलते क्यों हो? तुम्हारी एज देखकर लग रहा है तुम 18 साल के भी नहीं हुए। इस एज में इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहे थे तुम। तुम्हारी इस हरकत की वजह से किसी को अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती थी। तुम्हें इस चीज का कोई अंदाजा भी है? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? फोन नंबर दो मुझे उनका, अभी यहाँ पर बुलाती हूँ मैं।
और उन लोगों को तो मैं पुलिस केस करूंगी कि उन्होंने अपने अंडर एज बेटे को गाड़ी चलाने के लिए दी। 17 साल का लड़का काफी घबराया हुआ सुबी के सामने सर झुकाकर खड़ा था। वह सुबी से बोला, दीदी दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, आई एम सॉरी। सुबी अपनी आंखें निकालती हुई बोली, सॉरी? सिर्फ सॉरी? देखो तुमने मेरी गाड़ी का क्या हाल कर दिया। और गाड़ी छोड़ो, अगर गाड़ी के अंदर बैठे हुए मुझे या मेरी बहन को कुछ हो जाए तो और कौन जिम्मेदारी लेता उसकी। और मान लो अगर तुम्हारी गाड़ी पर ज्यादा चोट लग जाती, तुम्हें कुछ हो जाता, तो क्या तुम्हारे माँ बाप का? असल में गलती तो उन लोगों की ही है, अपने बच्चे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बस पैदा करके छोड़ देते हैं। अमीरी के नशे में चूर। तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ किसी पंजाबी सॉन्ग की शूटिंग चल रही है जहां तुम बदमाश बनकर दिखाओगे, या फिर यहाँ पर कोई कार रेसिंग हो रही है, या फिर तुम कोई स्टंटमैन हो जो अपनी गाड़ी से स्टंट करके दिखाओगे सबको? मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैंने कहा अपने माँ बाप का नंबर दो, अभी के अभी उनकी क्लास लगाऊंगी मैं। शुभी उस बच्चे पर चढ़े जा रही थी, बहुत बुरी तरह से डांट रही थी। समायरा भी गाड़ी के पास खड़ी हुई थी। अगस्त जब उन दोनों को देखता है तो उसकी जान में जान आती है, राहत की सांस आती है उसे, और उसका दिल एकदम से शांत हो जाता है। समायरा अगस्त को देखती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। भैया! वह भाग कर और अगस्त के पास आती है और गले लग जाती है। सुबह समायरा की आवाज सुनकर पलटकर देखती है। अगस्त वहां पर खड़ा हुआ था। शुभी के सामने 17 साल के बच्चे, साथ साथ उनके दोस्त भी थे जो लगभग उसी के उम्र के थे। उन दोनों की भी शुभी ने बहुत अच्छी क्लास लगाई। अब तो शायद वह अपनी उम्र के होने के बाद भी कभी ड्राइविंग नहीं करेंगे। अगस्त गाड़ी की तरफ देखता है और जैसे पीछे से बहुत बुरी तरह से ठोका गया था। पीछे खड़ी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी थी। अगस्त उनके पास आकर बोला, शुभी यह सब क्या चल रहा है? शुभी अगस्त से बोली, यह 17 साल के बच्चे इतनी तेज स्पीड से सड़कों पर गाड़ियां चला रहे हैं, देखो हमारी गाड़ी का क्या हाल कर दिया। वह तो शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं, अगर मुझे या समायरा को कुछ हो जाता तो हमारी गाड़ी छोड़ो, अगर इन लोगों को भी कुछ हो जाता तो इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जैसे किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। सड़क पर चलते वक्त किसी इंसान का या किसी जानवर का भी एक्सीडेंट हो सकता है। बहुत जवानी फूट रही है इन लोगों की। उनकी खबर तो मैं लेती हूँ। सारे बच्चे काफी घबरा गए थे। अगस्त सुबी को शांत करते हुए बोला, रिलैक्स, तुम रुको। उसके बाद अगस्त उन बच्चों की तरफ देखकर बोला, अपने पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाओ, तुम लोग फिलहाल यहाँ से जाओ, लेकिन अगर आइंदा तुम लोगों ने अंडर एज होकर गाड़ी चलाई तो तुम लोगों पर कैसी भी केस भी फाइल किया जा सकता है। तुम्हारी जिंदगी खराब हो सकती है। तुम किसी का एक्सीडेंट कर सकते हो, किसी को मार सकते हो। तुम्हें पता है जेल की जिंदगी कैसी होती है? सारे बच्चे घबराकर सर झुका लेते हैं। अब जाओ यहाँ से और गाड़ी को यहीं छोड़कर जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स आकर लेके जाएंगे। खबरदार अगर दोबारा ड्राइव की तो। सारे बच्चे तुरंत अपना सर हिलाकर उन्हें थैंक यू बोलकर वहां से भाग जाते हैं। भीड़ में धीरे धीरे खत्म हो जाती है। शुभी अगस्त के पास आकर बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो ऑफिस में थे ना? अगस्त ने कहा। अचानक फोन पर वह आवाज सुनी जैसे कि तुम्हारी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मैं घबरा गया था, इसलिए बस तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ पर आ गया। अगस्त घबरा गया था। यह सुनकर शुभी का दिल एकदम से हार्टबीट उसकी स्कीप होने लगती है। तुम हमारे लिए घबरा गए थे? अगस्त ने शुभी से कहा। और नहीं तो क्या, अगर तुम लोगों को कुछ हो जाता तो जान निकल गई थी मेरी। वह तो शुक्र है कि तुम लोग ठीक हो। उसके बाद अगस्त गाड़ी की तरफ देखकर बोला, उसकी हालत तो बहुत खराब हो गई है, चलो तुम लोग मेरे साथ घर चलो, इसको मैं उठवा लूंगा बाद में। उसके बाद समायरा और शुभी गाड़ी में बैठ जाते हैं। अगस्त वहां से जाने लगता है, तभी अचानक उसके पैरों में कुछ आ जाता है जो गाड़ी के करीब ही पड़ा हुआ था। अगस्त के कदम एकदम रुक जाते हैं। वह नीचे देखता है कि उसके पैर के नीचे कुछ आ गया। जब वह पैर हटाकर देखता है तो उसकी आंखों में हल्की सी सुकड़न आ जाती है। उसके पैर के नीचे एक लॉकेट था, एक अजीब सा लॉकेट। अगस्त झुकता है और उस लॉकेट को अपने हाथ में उठाता है। यह लॉकेट समायरा के गले में था, शायद उसका ही है। गिर गया यहाँ पर। एक गहरी सांस लेकर अगस्त उस लॉकेट को अपनी पॉकेट में रखता है क्योंकि उसकी चैन टूट गई थी। और उसके बाद वह अपनी गाड़ी चलाता है और फिर वह लोग घर के लिए निकल जाते हैं। अगस्त के कमरे में शुभी हैरान होकर उसे देख रही थी। यह तुम क्या बोल रहे हो अगस्त? अगस्त काफी सीरियस होकर अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करके सामने खड़ा हुआ बोला, सही बोल रहा हूँ, तुम्हारी और समायरा की जान खतरे में है। शुभी हैरान होकर बोली, खतरा? लेकिन किससे? कौन मारना चाहता है हम लोगों को? अगस्त ने शुभी की आंखों में देखते हुए काफी सीरियस होकर कहा, शायद वह इंसान जिसने पीयूष को गायब किया है। अचानक यह सुनकर शुभी की आंखें फट जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और आंखों आंसुओं से भर जाती हैं। क्या? कौन है वह? अगस्त ना में सर हिलाते हुए बोला, पता नहीं,
पता नहीं, बहुत जल्द ही पता लग जाएगा। मुझे इस बात का शक है कि समायरा का रेप भी शायद उसी इंसान ने किया है। यह सुनकर तो शुभी का दिल ठप से बैठ जाता है। अगस्त शुभी के बहते हुए आंसुओं को पोंछता है, करीब आकर उसे हक कर लेता है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। शुभी अगस्त से बोली, पीयूष जिंदा तो होगा ना? उन लोगों ने कहीं उसे, इसके आगे वह बोल ही नहीं पाई। अगस्त शुभी से बोला, वह ठीक होगा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा उसे। वह शुभी को तो समझा रहा था, लेकिन उसका डर भी अब बढ़ रहा था। आई होप कि पीयूष जिंदा हो, बस वह यही सोच रहा था। अयाना रात को डिनर करने के लिए नीचे आती है। डाइनिंग टेबल पर सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे, पर अभी तक कबीर नहीं आया था। उसका भी इंतजार हो रहा था। वह चलकर डाइनिंग टेबल के पास आती है और देखती है कि कबीर अभी डाइनिंग टेबल पर नहीं है। अलीशा और नम्रता अपनी अपनी कुर्सी पर बैठी हैं। गौतम खड़ा हुआ है, खाना लग चुका है। गौतम अयाना से बोला, बैठिए, खाना लग गया है। अयाना कबीर की कुर्सी की तरफ देखती है कि वह क्यों नहीं आया अभी तक। तो गौतम बोला, बॉस आ ही रहे हैं, आप बैठिए। एन अपनी कुर्सी पर बैठ जाती, तभी उसे फोन पर बात करते हुए कबीर की आवाज सुनाई देती। बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसे इंसान से सख्त नफरत है जो मेरे खिलाफ जाते हैं या मेरी बात नहीं मानते। अगर वह मेरी कही हुई बात मानने से इनकार कर दे तो उन्हें वहीं पर खत्म कर दो। यह बोलकर कबीर फोन काट देता है। वह थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट लग रहा था। कबीर की बात सुनकर अयान अपना सलाइवा गट लेती है। इस इंसान के लिए लोगों को मारना कितना आसान है। कबीर चुपचाप जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। बैठते ही वह एक नजर अयाना पर मारता है। अयाना जब कबीर को खुद को ऐसे देखता हुआ देखती है तो वह अपने चेहरे पर थोड़ा थोड़ा घुमा लेती है। बहुत ऑकवर्ड और हेसिटेट करने लगती है। उसके बाद सब लोग चुपचाप डिनर करते हैं। गौतम बाहर सिक्योरिटी चेकिंग कर रहा था, तभी वहां पर टहलते टहलते नम्रता आ जाती है। गौतम सारे गार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। उसके बाद गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। गौतम जब पलटता है तो एकदम से उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे नम्रता खड़ी हुई थी। नम्रता को उसके ठीक पीछे देखकर गौतम बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रात बहुत हो गई, सोना नहीं है? नम्रता ने कहा, एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा टहल लूं, फिर अचानक मेरी नजर तुम पर पड़ी। क्या कर रहे हो तुम? गौतम ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, एक बार सिक्योरिटी चेक कर रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ या प्रॉब्लम तो नहीं। बॉस के ऊपर खतरा बहुत रहता है, इसलिए उनकी सिक्योरिटी को मजबूत रखना मेरी जिम्मेदारी है। नम्रता गौतम से बोली, तुम्हारा काम खत्म हो गया क्या? हम साथ में वॉक करें? गौतम थोड़ा हिचकिचाने लगता है। वॉक? एक्चुअली मैं वह कुछ बोल पाता उससे पहले नम्रता उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बोली, चलो ना, क्या मैं करते रहते हो? नम्रता के ऐसा करने से गौतम चौंक जाता है, पर वह कुछ नहीं बोलता और चुपचाप उसके साथ चलने लगता है। दोनों गार्ड्स गार्डन के ट्रैक पर चलते चलते वॉक करने लगते हैं। गौतम, कबीर की सारे सिक्योरिटी को तुम हैंडल करते हो क्या? गौतम हाँ में अपना सर हिला देता। नम्रता देख सकती थी गौतम अपने काम में कितना ज्यादा प्रोफेशनल है। यहाँ तक कि बंगले का हर सिक्योरिटी गार्ड गौतम को अपना बॉस मानता है। एक बार गौतम उनको जो बोल दे उसके बाद उनके लिए वह पत्थर की लकीर हो जाती है। आज तक उसने गौतम को कबीर के अलावा किसी के सामने झुकते हुए नहीं देखा। नम्रता गौतम से बोली, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ हमेशा तुम्हें काम करता हुआ देखती हूँ, तुम यहाँ पर कभी छुट्टी नहीं लेते हो क्या? आई मीन रेस्ट। संडे को तो हर किसी को छुट्टी मिलती है, संडे को तो पक्का ही मिलती है, और तुम तो संडे को भी छुट्टी नहीं लेते, ऐसा क्यों? गौतम ने जवाब दिया, छुट्टी ड्यूटी से ले जाती है और बॉस को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी नहीं, मेरा फर्ज है। फर्ज से छुट्टी नहीं ली जा सकती, तुमने सुना नहीं? अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। यह सुनकर नम्रता हल्का सा अपना सर हिला देती। तुम कबीर को लेकर इतने पजेसिव क्यों हैं? आई मीन हमेशा उसके आसपास रहना, उसे प्रोटेक्ट करना, ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी की चिंता उसे खुद इतनी नहीं है जितनी तुम्हें है। ऐसा क्यों है? वह तो तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ बॉस है ना, तुम्हारे काम की सैलरी ही देता है तुम्हें, फिर तुम उसके लिए ऐसे क्यों पजेसिव रहते हो, जैसे कि वह तुम्हारा बॉस नहीं तुम्हारा अपना सगा भाई है। दोनों अब भी गार्डन के ट्रैक पर धीरे धीरे चलकर वॉक कर रहे थे। अचानक नम्रता की बात सुनकर गौतम के एक्सप्रेशन हल्के से चेंज हो जाते हैं। नम्रता से बोला, भाई होने के लिए खून का रिश्ता तो जरूरी नहीं है ना? बॉस के लिए जो करता हूँ उसके लिए कोई सैलरी नहीं लेता, वह मुझे यह सब करने दे रहे हैं, यह उनकी मेहरबानी है मेरे लिए। तभी नम्रता ने पूछा, और तुम यह सब करते क्यों हो उसके लिए? तभी गौतम के मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जो खुद भी नहीं बोलना चाहता था, अपना गिल्ट कम करने के लिए। गौतम की बात सुनकर नम्रता थोड़ी सी कंफ्यूजन में आ जाती है, कैसा गिल्ट? तभी गौतम तुरंत थोड़ा सा होश में आता है। 1 मिनट के लिए वह अतीत में बहक गया था, उसके मुंह से यह सब निकल गए। वह थोड़ा नॉर्मल होकर नम्रता से बोला, कुछ नहीं, यह सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, रात बहुत हो गई है, तुम जाकर सो जाओ और मैं भी सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठना है। यह बोलकर गौतम सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चले जाता है। गौतम वहीं पर सोता था, बाकी नौकरों के साथ वो थोड़ा वक्त बिताता था।
वह खुद को कबीर का नौकर समझता था, जबकि कबीर ने कभी भी उसे अपना नौकर नहीं समझा। गौतम हर वह काम करता था जो घर के नौकर करते थे, कुछ खास नहीं करता था। गौतम तो चला जाता है, पर नम्रता वहीं पर खड़ी कंफ्यूजन में सोचती है गौतम किस गिल्ट के बारे में बात कर रहा था, और जब वह बोल रहा था तो उसकी आंखें में मुझे अजीब सा दर्द दिखाई दिया। कौन सा गिल्ट है जो वह कम कर रहा है? कबीर की नौकरों की तरह सेवा कर रहा है। नम्रता सोच में पड़ जाती है। हालांकि गौतम की जिंदगी के बारे में वह कुछ भी नहीं जानती थी, तो सोचने से फायदा ही क्या। वह चुपचाप वापस बंगले के अंदर अपने कमरे में चली जाती है। ऐना बाथरूम से बाहर निकलती है। बालों को टॉवल से बांधा हुआ था। नम्रता और अलीशा बिस्तर पर लेटे हुए टीवी ऑन करके मूवी देख रहे थे। ऐना आईने के सामने जाकर ब्लो डाइट चलाकर अपने बालों को सुखाने लगती है। उसकी आवाज से उन लोगों को टीवी में चल रही मूवी की आवाज नहीं आती। तो अलीशा ऐना से कहती, दीदी जल्दी करो ना, हमें मूवी की आवाज सुनाई नहीं दे रही। ऐना अपनी आंखें रोल करती है और कहती है, टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करो, मूवी को पॉज कर दो। वह लोग मूवी को पॉज कर देते हैं। बाल सुखाने के बाद ऐना बिस्तर पर आकर बैठ जाती। नम्रता ऐना से बोली, सुबह सुबह आप ऊपर टेरेस पर गए थे ना, कबीर ने आपको बुलाया था, क्या कहा उन्होंने? अचानक सुबह की बात याद करते ही ऐना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसे उस टेबल पर गुस्सा आ जाता है। ऐसे कैसे उसने उसे छत पर उल्टा लटका दिया? ऐना ने ना में सर हिलाकर कहा, कुछ नहीं, वह मुझे झूला झूला रहा था, मुझे पसंद नहीं आया तो मैं वापस चली आई। अलीशा थोड़ी सी कंफ्यूज होकर बोली, झूला? लेकिन टेरिस पर तो कोई भी झूला नहीं है। नम्रता ने भी कहा, हाँ मैंने भी नहीं देखा। ऐना ने गहरी सांस लेकर कहा, वहां पर है, पहले तो मैंने भी नहीं देखा था, उसके बाद बहुत अच्छे से दिखाया उसने। दोनों ऐना की बात को समझ ही नहीं पाए। तभी ऐना देखती है कि पानी का जग खाली है। वह नम्रता से बोली, पानी तो रखवा लिया करो यार कमरे में, अभी फिर से मुझे चलकर किचन तक जाना पड़ेगा। नम्रता ने अपनी जीभ को दांत के नीचे दबाते हुए बोली, सॉरी मैं भूल गई। वह हम लोग मूवी देखने में इतने बिजी हो गए थे कि मैं लगभग भूल ही गई। मैं अभी लेकर आती हूँ। ऐना ने कहा, रहने दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ऐना खड़ी होती है और जग लेकर किचन की तरफ चली जाती है। ऐना किचन से पानी लेकर वापस आ ही रही थी, तभी अचानक उसकी नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर अपनी आईब्रोज को सुकेड़ लेती है। ऐना उस सीक्रेट कमरे की तरफ देखती है जहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी, जहां पर शायद कोई इंसान था जिसे ऐना ने एक बार गलती से देख लिया था, लेकिन उसके आगे गार्ड्स ने उसे कुछ देखने नहीं दिया और कमरा बंद कर दिया। उसे पता है कि उस कमरे में जाने की इजाजत सिर्फ कबीर और गौतम को है। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। क्या इसका मतलब वहां पर कोई है, कबीर या गौतम? तभी उस कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुलता है और अंदर से कबीर कमरे से बाहर निकलता है। अचानक कबीर को देखकर ऐना छुप जाती है और एक बड़े से पिलर के पीछे। कबीर चारों तरफ नजर मारता है। जब उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता तो फिर वह वहां से चला जाता है। कबीर के जाने के बाद ऐना पिलर से निकलकर बाहर देखती है और देखती है कि कबीर वहां पर नहीं है। इसका मतलब वह चला गया है। आज कमरे के बाहर गार्ड खड़े हुए नहीं थे। तभी अचानक ऐना के मन में खुराफाती चीज जन्म लेती है, क्यों ना उस कमरे को खोलकर देखा जाए कि उसके अंदर क्या है। आज तो गार्ड्स भी नहीं है, बढ़िया मौका है उसके पास। लेकिन अगर कबीर ने उसे देख लिया और फिर से उसे कोई सजा दे दी तो इस बारे में सोचकर ही ऐना थरथरा जाती है। तो फिर वह तुरंत अपने आप को समझाते हुए कहती है, पागल लड़की, कैसे देखेगा, वह तो यहाँ पर है ही नहीं, वह चला गया। आज तो गार्ड भी नहीं है और कमरे पर ताला भी नहीं लगा, सिर्फ कुंडी लगी है। मैं आराम से खोल सकती हूँ कि अंदर मैं आराम से कुंडी खोलकर देख सकती हूँ कि अंदर कौन है। अगर कोई जरूरतमंद हुआ या फिर कोई डेविल का शिकार हुआ तो मुझे देखना चाहिए। ऐना अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाती क्योंकि उसे देखना ही था कि अंदर कौन है और वहां पर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। उसे इतना तो पक्का पता था कि वहां पर कोई आदमी है, लेकिन कौन, यह बस देखना बाकी था। हिम्मत जुटाते हुए ऐना ने पानी के जग को वहीं टेबल पर रखा और धीरे धीरे चारों तरफ नजर मारते हुए अपने कदमों को उस कमरे की तरफ बढ़ाने लगी। उसे राहत की सांस आ रही थी यह देखकर कि आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं, कबीर चला गया है और कोई सिक्योरिटी गार्ड्स भी, कोई नौकर भी मौजूद नहीं है। ऐना की धड़कनें कमरे के नजदीक जाते जाते बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। कमरे के पास पहुंचकर वह धीरे से कमरे के दरवाजे की कुंडी खोलती है और दोनों दरवाजे पर अपने हाथ रखकर धीरे धीरे उसे दरवाजे को खोलने लगती है। वह जैसे जैसे दरवाजा खोलने लगती है वैसे वैसे ही दूर बिस्तर पर लेटे हुए किसी इंसान के पैर उसे दिखाई देने लगते हैं। उसके दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो जाती। जैसे जैसे वह दरवाजा खोल रही थी वैसे वैसे उसके दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेजी से उसके सीने में उछल रहा था। वह घबराहट
उसे घबराहट भी हो रही थी कि कहीं कोई उसे देख ना ले। वह आधे से ज्यादा उस इंसान को देख लेती है, लेकिन जैसे ही वह पूरा दरवाजा खोलती है वैसे ही कोई उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लेता है। एना एकदम से चौंक जाती है। वो खुद को संभाल पाती इससे पहले ही वह डेविल की मजबूत बाहों में थी, उसकी डार्क आंखों में देख रही थी। कबीर उसे गुस्से भरी डार्क आंखों से देख रहा था। उसके हाथ एना के दोनों बाजुओं पर कसे हुए थे। अचानक कबीर को इतना गुस्से में देखकर वहां पर आयना के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसका गला सूख गया था और चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था। कबीर आयना को पीछे करता है, फटाफट कमरे का दरवाजा बंद करके लॉक करता है और उसके बाद उसकी तरफ पलटकर देखता है। कबीर को इतना गुस्से में देखकर आयना का बदन कांप जाता है। कबीर उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचता हुआ वहां से सीधा अपने कमरे में ले जाता है। कमरे में ले जाने के बाद कबीर आयना को जोर से बिस्तर पर धकेल देता है। आयना बिस्तर पर जाकर गिरती है। उसके बाद वो दरवाजा बंद कर देता है। आयना के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी धड़कनें पागलों की तरह दौड़ने लगी थी। कबीर गुस्से में उसके पास आता है और उसे ऐसे देखता है जैसे अभी के अभी उसे चीर फाड़ कर खा जाएगा। कबीर अपनी डार्क आवाज में आयना को घूरते हुए बोला, कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि इस घर में शांति से रहो, वह काम मत करो जो मुझे नहीं पसंद। उसके बावजूद भी तुम मेरी बात के अगेंस्ट चली जाती हो और वह काम करती हो जिससे मुझे गुस्सा आता है। तुम्हें मेरी जिंदगी में घुसने की क्या जरूरत है? मेरे हर काम में तुम्हें टांग अड़ाना जरूरी है क्या? तुम्हारे अंदर मेरा डर लगता है खत्म हो गया, इसलिए तुम मुझे बहुत ज्यादा लाइटली ले रही हो। कितना कहा गया था ना तुमसे कि गलती से भी उस कमरे के आसपास दिखाई मत देना वरना अच्छा नहीं होगा। ऐना थोड़ी घबराई हुई आवाज में बोली, मैं तो बस देखना चाहती थी कि वहां पर क्या है। कबीर गुस्से में ऐना के पास आकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है। और क्यों देखना है तुम्हें वहां पर क्या है, क्यों? कबीर जोर से चिल्लाता है। ऐना डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती। उसकी धड़कनें और उसकी सांसें काफी तेज हो गई थी। उसने कबीर को काफी गुस्से में कई बार देखा था, लेकिन इस बार उसका गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही था। कबीर ऐना से बोला, तुम ऑलरेडी मेरा बहुत ज्यादा नुकसान करवा चुकी हो। उसके बाद भी वार्निंग देने के बाद बार बार मुझे इग्नोर कर रही हो, मेरी वार्निंग को फॉर ग्रांटेड ले रही हो। तुम्हें सजा मिलना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि कभी सपने में भी तुम मेरे खिलाफ जाने की सोच भी नहीं पाओगी। कबीर की बात सुनकर ऐना बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि अब क्या करने वाला है ये। तभी कबीर कुछ ऐसा करता है जिससे ऐना की सांस उसके हलक में अटक जाती है। उसका कलेजा उसके हलक में अटक जाता है। वह ऐना के टॉप को अपनी मुट्ठी में पकड़ता है और उसके 2 हिस्सों में फाड़ देता है। ऐना बहुत ज्यादा घबरा जाती है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं। ऐना भागने की कोशिश करती है पर कबीर उसे कस के पकड़ लेता है। उसके बाद वह ऐना के हाथों को बेड से बांध देता है। कबीर नहीं, कबीर प्लीज, आई एम सॉरी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। कबीर प्लीज सॉरी। कबीर उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। उसके बाद कबीर उसे कपड़ों को उसके बदन से अलग कर देता है। इस बार ऐना केवल अंडरगारमेंट में ही कबीर की आंखों के सामने पड़ी हुई थी। ऐना का गोरा चिट्टा पतला सा शरीर कबीर की आंखों के सामने था। कबीर की आंखें और भी ज्यादा डार्क हो जाती। ऐना के चेहरे का रंग और भी सफेद पड़ चुका था। उसके छटपटाने गिड़गिड़ाने से कबीर पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। जल्द ही कबीर अपनी शर्ट को निकालकर फेंकता है और ऐना के ऊपर झपट पड़ता है। ऐना बहुत चिल्लाती है और गिड़गिड़ाती है, लेकिन कबीर उसे छोड़ता नहीं। उस ऊपर से ऐना के हाथ बंधे हुए थे। कबीर ऐना के बदन पर बहुत सारे बाइट्स छोड़ देता है। ऐना का शरीर गोरा था, इसलिए कबीर के लव बाइट्स पूरे बदन पर बहुत साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ऐना की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, लेकिन उसके अंडरगारमेंट अब भी उसकी बॉडी पर थे। कबीर उसकी ब्रा को अपनी मुट्ठी में पकड़ता है और जैसे ही अगले पल उसे खींचकर उसके बदन से अलग कर देता है। कबीर का गुस्सा अब भी उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। ऐना रोने लगती है। कबीर जब उसकी ब्रा को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है तो ऐना रोते हुए सिर्फ इतना कहती है, प्लीज मत करो, प्लीज, यू आर हर्टिंग मी, प्लीज ऐसा मत करो। अचानक ऐना के ऐसे रोने गिड़गिड़ाने से कबीर के हाथ वहीं पर रुक जाते हैं। वह अपनी आंखें बंद करता है और जोर जोर से सांस लेकर अपने अंदर के गुस्से को, अंदर के डेविल को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच सन्नाटा रहता है। कबीर जब अपने अंदर के गुस्से को थोड़ा काबू में ले आता है तो वह अपनी आंखों को खोलकर ऐना की आंखों में देखता है, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। कबीर ऐना के करीब आकर ऐना से बोला, मुझ में इतना पेशेंस नहीं है जितना मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ और दिखा चुका हूँ। इससे ज्यादा मुझे पुश मत करो। ऐना की आंखों से आंसू टपक जाते हैं। कबीर एक गहरी सांस लेकर चेहरे को कबीर करीब करके
आयाना के माथे पर अपने माथे को टिका लेता है। उसकी आंखें बंद हो जाती है। कुछ देर तक दोनों इसी तरह खामोश रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कबीर के हाथ आयाना के हाथों के पास जाते हैं और उसके हाथों को खोल देते हैं। दोनों अब एक दूसरे के करीब थे, बहुत ज्यादा करीब। आयाना बिस्तर पर लेटी हुई थी और कबीर बिल्कुल उसके ऊपर था। धीरे धीरे कबीर के हाथ आयाना के बदन पर आते हैं और उसे धीरे धीरे सहलाने लगते हैं। आयाना की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती हैं। कबीर के हाथ जैसे जैसे आयाना के बदन पर टहल रहे थे, उसे सहला रहे थे। आयाना का बदन हल्का सा कांपने लगता है क्योंकि उसके बदन में थरथराहट दौड़ जाती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आयाना की धड़कनों में तेजी थी। उसके बदन को इस तरह से कांपता हुआ देखकर कबीर की दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। आंखें खोलकर वह आयाना की आंखों में देखता है। उसकी आंखों में आयाना को कुछ ऐसा महसूस होता है जिससे उसका गला सूख जाता है। कबीर की आंखों में मानो इस वक्त बहुत ज्यादा डेस्परेशन थी, उस पर टूट पड़ने की चाहत थी। धीरे धीरे कबीर के हाथ आयाना के पेट और उसके बाद ऊपर की तरफ टहलने लगते हैं। उसकी उंगलियां उसे छूकर अचानक बेचैन करने लगती है। आयाना कबीर को अपने ऊपर से धकेल देना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों ऐसा नहीं कर पा रही थी। कबीर की आंखें इतनी गहरी थी कि आयाना चाहकर भी उनसे नहीं निकल पा रही थी। आयाना को इतना तो अंदाजा हो गया था कि कबीर की आंखें खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज्यादा गहरी भी हैं। इन आंखों की गहराई में बहुत तरह के राज, बहुत जज्बात और इमोशन छुपे हुए हैं। ऐसे जज्बात जो कबीर ने कभी किसी को नहीं दिखाए, जैसे कि इस वक्त अलग सा इमोशन उसकी आंखों में था, कुछ अनजान सा, कुछ जाना पहचाना सा। आयाना समझने की कोशिश में लगी हुई थी। कबीर आयाना की खूबसूरत आंखों को निहारता है, उसके बदन को अपने हाथों से सहलाता है। इस वक्त उसकी धड़कनें भी बहुत रफ्तार में थी। कबीर जब आयाना के होठों को देखता है तो अचानक उसे बेचैनी सी होने लगती है। उसका गला सूख जाता है। वह इन होठों को छूना चाहता था, टेस्ट करना चाहता था और अब वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। आयाना कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही डेविल के आगोश में आ गई थी। कबीर के होठ आयाना के होठ पर टिक चुके थे और उसे किस करना स्टार्ट कर चुके थे। आयाना कबीर के हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाकर बहुत ज्यादा डीप और बहुत ज्यादा पैशनेट तरीके से उसे किस करता है, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी इसी वक्त उसे खा ही जाएगा। आयाना की बेचैनी बढ़ने लगती है। कबीर का इस तरह से उसके करीब आना उसके अंदर एक अजीब सी गर्मी पैदा करने लगा था, अजीब सी बेचैनी पैदा करने लगा था। कबीर धीरे धीरे वाइल्ड होने लगता है। आयाना खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन कबीर के इतने जबरदस्त किस के आगे खुद को संभाल ही नहीं पाती और किस को फील करने लगती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। हाथ धीरे धीरे कबीर की बॉडी पर आ जाते हैं। कबीर के मजबूत शरीर को छूते ही आयाना के जिस्म की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके टांगों के बीच के हिस्से में बहुत हलचल होने लगती है। कबीर आयाना को बाहों में भरकर उसे ऐसे किस कर रहा था जैसे यह आखिरी किस हो। इसके बाद तो जैसे दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं। पूरी जान लगाकर आयाना ने अपनी जिंदगी में इतना जबरदस्त किस पहली बार महसूस किया था। और सच पूछो तो अब वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसका बदन कुछ ज्यादा की डिमांड करने लगा था। कबीर की बाहों में आने के बाद पता नहीं उसे क्या हो जाता है, लेकिन उसका बदन पता नहीं क्यों नहीं रोक पाता, अजीब से सुकून में चला जाता है, जैसे उसे ऐसी चीज की ही तलाश हो, किसी ऐसी चीज की जरूरत है। आयाना खुद भी हैरान थी कि उसे उस डेविल की तरफ इतना अट्रैक्ट कैसे हो जाती है। उसे तो इस इंसान से नफरत करनी चाहिए, उसे जान से मार देना चाहिए, पर वह ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है और खुद को रोक क्यों नहीं पा रही। इस इंसान की बाहों में आकर ऐसा क्यों लगता है जैसे वह कुछ गलत नहीं कर रही। ऐसा क्यों लगता है जैसे उसका जिस्म बस इसी टच के लिए सालों से तड़प रहा है। वो नहीं समझ पा रही थी कि क्या यह सिर्फ एक अट्रैक्शन है या उससे ज्यादा कुछ। जल्द ही आयाना के हाथ कबीर की पीठ पर उसके बालों में चले जाते हैं और आंखें बंद करके वह कबीर के किस को रिटर्न करने लगती है। जब आयाना के होठ मूव करते हैं तो कबीर के अंदर की डिजायर एकदम से भड़क जाती है। खुद की कंट्रोल करने के बैरियर्स टूटने लगते हैं। खुद को रोक पाना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। कबीर अच्छे से आयाना के ऊपर सेट होकर उसके मखमली बदन को अपने हाथों से सहलाता हुआ उसके होठों को ऐसे खा रहा था जैसे ना जाने कितने बरसों से वह इसका प्यासा हो। वह आयाना के फेफड़ों से सारी ऑक्सीजन को निकाल देना चाहता था। उसे तब तक किस करना चाहता था जब तक दुनिया खत्म ना हो जाए। दोनों के जिस्म की गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दोनों के शरीर में बेचैनियां अंगड़ाई लेने लगती हैं। उनकी डिजायर्स भड़कने लगती हैं। जब कबीर आयाना के ऊपर था तो आयाना अपने टांगों के बीच कबीर का कोई हिस्सा महसूस करती है, जिससे महसूस करके वह और उसका दिल दोनों जोर जोर से उछलने लगता है। धड़कनें और जोर से शोर करने लगती हैं। वह अपने पैरों को आसपास आपस में रगड़ने लगती है क्योंकि उसे अपने प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी।
बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होती है, बहुत जबरदस्त सेंसेशन महसूस होती है। ठीक वैसा ही हाल कबीर का भी था। वह खुद को रोकने में नाकामयाब हो रहा था। वह ऐना पर बुरी तरीके से टूट पड़ा था। वह चाहता था इस वक्त किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर वह इस लड़की को बहुत ज्यादा चाहता था। कुछ भी हो जाए। ऐना कबीर की पीठ को कस के पकड़ लेती है। कबीर उसे ऐसे किस कर रहा था जैसे उसके अंदर के ऑर्गन्स को खींचकर बाहर निकाल रहा हो। ऐना को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, लेकिन वह फिर भी कबीर को बिल्कुल उसी की तरह सेम इंटेंसिटी, अग्रेसिवनेस के साथ किस करती है। तभी अचानक कबीर ऐना के हाथों को पकड़कर उन्हें बिस्तर से लगा देता है और अपने चेहरे को पीछे कर लेता है, एकदम पीछे। वो ऐना के होठों को रिलीज कर देता है। दोनों जोर जोर से सांस ले रहे थे। ऐना कंफ्यूजन में कबीर को देखती है। कबीर आंखें बंद किए हुए कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वह भी बहुत बुरी तरीके से। कबीर की वजह से ऐना की आंखों में हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट नजर आती है, पता नहीं क्यों, लेकिन वह नहीं चाहती थी कबीर इस तरह से किस को बीच में ही ब्रेक कर दे। उसने बीच में क्यों छोड़ा? बीच में छोड़ना था तो शुरू ही क्यों किया? ऐना मानना नहीं चाहती थी, लेकिन वह कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकती थी। शायद अगर वह नहीं तो उसका शरीर तो डेफिनेटली चाहता था। कबीर ऐना से बोला, गेट आउट। उसके बाद वह फटाक से ऐना के ऊपर से खड़ा होकर बाथरूम में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। ऐना कुछ सेकंड के लिए चौंक कर बिस्तर पर लेटी रहती है। उसने अभी उसे गेट आउट कहा। हाउ डेयर ही, क्या मतलब है गेट आउट? वह फटाक से खड़ी होती है। उसके कपड़े तो फट गए थे, अब वो क्या पहनेगी? वो कबीर की अलमारी खोलती है, उसमें से एक शर्ट उठाती है पहनने के लिए, पर जैसे ही वह शर्ट उठाती है अचानक उस शर्ट के साथ एक फोटोग्राफ्स नीचे गिर जाती है। ऐना बस फोटोग्राफ्स को अपने हाथ में उठाती है और थोड़ी सी हैरानी और कंफ्यूजन में देखती है। कबीर के बचपन की फोटो एक छोटी सी बच्ची के साथ थी, जिसमें कबीर के चेहरे पर हमेशा की तरह कोल्ड एक्सप्रेशन थे। उसने उस लड़की को अपने बगल में बैठाया हुआ था। वो लड़की लॉलीपॉप खा रही थी, बहुत ही बड़ी स्माइल दे रही थी। ऐना को समझ में नहीं आ रहा था ये कौन है। वह फटाफट से अपने कपड़े पहनती है, उस फोटो को वापस अपनी जगह पर रखकर जाने लगती है। तभी अचानक ऐना के कदम रुक जाते। एक मिनट, उस फोटो में कुछ था। ऐना फिर से उस फोटो को निकाल कर देखती, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा देख लिया था जो काफी अजीब था। ऐना उस फोटो को गौर से देखती। उस छोटी सी लड़की के गले में एक लॉकेट था। यह लॉकेट वही लॉकेट है जो कबीर पहनता है। ऐना उस लॉकेट को देखती है। यह लॉकेट तो यह कबीर पहनता है, क्या यह लॉकेट इस लड़की का है? यह लड़की कौन है? ऐना के जहन में बहुत सारे सवाल थे कि यह लड़की कौन है, कबीर इसे कैसे जानता है, अगर यह लड़की कहाँ है, यह लॉकेट उसके पास कैसे है, और उसे खुद वो लॉकेट जाना पहचाना क्यों लग रहा है। ऐना उस लड़की की शक्ल को गौर से देखती है, थोड़ी और गौर से। इस लड़की को कहाँ देखा है मैंने? इतनी जानी पहचानी शक्ल कैसे लग रही है मुझे इसकी? कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ देखा? ऐना का सर घूमने लगता है। उसे ये लॉकेट भी जाना पहचाना लग रहा था, और ये छोटी सी लड़की भी। कहाँ देखा है? कहीं तो देखा है। ऐना कुछ देर तक सोचने लग रही थी, फिर वो फोटो को अपनी मुट्ठी में पकड़ती है और कमरे में चली आती। इससे पहले कि डेविल बाथरूम से बाहर आ जाए, ऐना के जाने के कुछ देर बाद कबीर बाथरूम से निकलता है। निकलने के बाद वह देखता है कि कमरा खाली है, ऐना चली गई है। वह धीरे धीरे चल के ऐना के कपड़ों के पास आता है जो जमीन पर पड़े हुए थे, जिसे उसने अपने हाथों से फाड़ दिया था गुस्से में। कबीर उन कपड़ों को हाथ में उठाता है और बिस्तर पर जाकर बैठ जाता है। वह बड़े अजीब से इमोशन के साथ उन कपड़ों को देखकर बड़बड़ाया, पता नहीं ये लड़की क्यों मुझे कंट्रोल से बाहर कर देती है। कबीर एक गहरी सांस लेता है और उसके बाद कुछ देर तक बस चुपचाप ऐसे ही बैठा रहता है। ऐना अपने कमरे में पहुंचती है। अलीशा और नम्रता सो गए थे, लाइट अभी तक ऑन थी, तो ऐना अंदर पहुंचकर लाइट बंद कर देती है और उनके बगल में जाकर लेट जाती है। ऐना सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। कबीर ने अभी अभी उसके साथ जो भी कुछ किया वह सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। उसे क्या हो गया था? कबीर तो कमीना है ही, पर उसको क्या हो गया था? वो क्यों इतना बहक गई थी? उसकी बाहों में आने के बाद पता नहीं उसे क्या हो जाता है, लेकिन कुछ भी कहो, उस कमीने किसिंग स्टाइल इमरान हाशमी को फेल कर दे। आई थिंक इमरान हाशमी ने उसी से ट्यूशन लिया होगा। ऐना करवट बदलने लगती है और सीधा होकर लेट जाती है। ऊपर पंखे की तरफ देखते ही सोचते हुए, उस कमरे में ऐसा कौन था जिसे कबीर सबसे छुपा रहा है, और वह इतना गुस्सा क्यों हो गया था? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसके काम में टांग अड़ाने की कोशिश की, या फिर कोई और रीजन था? और कबीर के कमरे में वह फोटो, वो दोनों बच्चे कौन थे? कहीं वह लड़का कबीर तो नहीं? अगर ऐसा है तो वह लड़की कौन है? क्या उसकी कोई बहन है? नहीं, बहन कैसे हो सकती है? हो सकती है, क्या पता वह पार्टी में जो लड़की थी समायरा, हो सकती है कि यह लड़की समायरा हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। और कौन हो सकती है? वही होगी।
फिर मुझे उस लड़की का चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था, और उसके गले में वो लॉकेट, ना मैंने कभी उस लड़की को देखा और ना ही उसके लॉकेट को, फिर भी देखकर ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मैं उसे बहुत करीब से जानती हूँ, यह सब कुछ जानती हूँ, उस लड़की को भी, उसके लॉकेट को भी। आयाना फ्रस्ट्रेशन में उठकर बैठ जाती है और बालों को मुट्ठी में पकड़ लेती है। हो क्या रहा है, मेरे दिमाग में यह सब क्यों घूम रहा है? डैम इट, मुझे नहीं सोचना कबीर के बारे में, नहीं सोचना मुझे उसकी लाइफ के बारे में। भाड़ में जाए वो, मेरी फैमिली को खत्म करने के बाद उसने मुझे यहाँ पर किडनैप करके रखा है, और यहाँ से बचकर निकलने का, उसे खत्म करने का कोई तरीका ढूंढने की बजाय मैं यहाँ पर उसकी लाइफ को लेकर टेंशन में जी रही हूँ, खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पा रही। मुझे तो उसे बहुत ज्यादा नफरत होनी चाहिए क्या मतलब? ऑफ कोर्स मुझे उससे बहुत ज्यादा नफरत है। आयाना खुद को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वह कबीर से नफरत करती है और बहुत नफरत करती है। उसकी तरफ उसका अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कबीर के लिए वह सिर्फ नफरत ही फील करती है और कुछ भी नहीं। फ्रस्ट्रेट होकर आयाना फिर से लेट जाती है और आंखें बंद करके जबरदस्ती सोने की कोशिश करती है। ऐसे ही घमा चौकड़ी में उसे नींद आ जाती है। आयाना गहरी नींद में सो रही थी, तभी अचानक उसके फेस एक्सप्रेशन में हलचल होने लगती है। उसे एक अजीब सा सपना आने लगता है। एक औरत और एक आदमी गुंडों की भीड़ में बहुत बुरी तरीके से मार रही थी। कुछ अजीब आदमी लोग उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से पीट रहे थे। ना वह उस औरत पर रहम कर रहे थे, ना ही वह उस आदमी पे। उनके थोड़ी सी दूर पर एक बच्ची को अपने हाथों में दबाते हुए एक बड़ा सा आदमी खड़ा हुआ था। उसका चेहरा अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसके हाथों में एक बच्ची थी जो जोर जोर से रो रही थी, छटपटा रही थी। अगले ही पल जमीन पर पड़े उन दोनों आदमियों को गोली मार दी जाती है। उस बच्ची को लेकर वह आदमी अंधेरे में जाने लगता है। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, नहीं मुझे छोड़ो, मुझे मम्मा पापा के पास जाना है, बचाओ मुझे। और वो लड़की बहुत जोर जोर से रो रही थी। रोशनी में ले जाने के बाद उस लड़की का चेहरा दिखाई देता है जिस पर बहुत सारा खून लगा था। वह खून में लथपथ थी और उसकी आंखों में डर, खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वह लड़की वही लड़की थी जो कबीर के साथ फोटो में बैठी थी। वो लड़की जोर जोर से रो रही थी। उस लड़की को गाड़ी में डालकर ले जाया जा रहा था। रोती रोती वह लड़की आंसुओं से भरी आंखों में बड़ा धुंधला सा देखती है कि एक लड़का गाड़ी के पीछे बहुत तेज स्पीड से भाग रहा है। उस लड़की को जैसे पता था कि यह लड़का कौन है। वो चिल्लाकर अपने हाथ गाड़ी से बाहर निकालती है। वह लड़का जो कि कबीर होगा, कुछ 13-14 साल का, उसी लड़की के काफी करीब पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा करीब। वह अपनी पूरी ताकत से फुल स्पीड से भाग रहा था। उन दोनों का हाथ भी हल्का सा टच हो जाता है। तभी कोई उस लड़की को पीछे खींचने लगता है। वह लड़की गाड़ी के पीछे लगातार उस लड़के को देख रही थी। आंसू के कारण वह उसकी क्लियर शक्ल नहीं देख पा रही थी, पर वह लड़का पूरी तेजी के साथ उसकी तरफ भाग रहा था। तभी अचानक एक ट्रक साइड से आता है और उस लड़के को जोर से टक्कर मार देता है। वह लड़की डर के मारे जोर से चिल्लाती है, कबीर नहीं। अचानक तेज आवाज के साथ आयाना नींद से जागती है। आयाना के पास सब बैठे हुए थे, अलीशा, नम्रता, गौतम, और सब लोग कंफ्यूज और हल्की सी चिंता, घबराहट के साथ आयाना को देख रहे थे। आयाना तेज तेज सांस ले रही थी, पसीने में भीगी हुई थी। उसकी आंखों में डर, खौफ बहुत ज्यादा साफ साफ दिखाई दे रहा था। गौतम आयाना से बोला, क्या हुआ आपको? आप नींद में बहुत जोर से चिल्ला रही थी, आप ठीक तो है ना? आपको कोई बुरा सपना आया क्या? बुरा सपना देखा क्या आपने? अपनी तेज सांसों को लेते हुए आयाना अपने आप को संभालने की कोशिश करती है। कितना भयानक सपना था, कितना खून था, हर तरफ भयानक लोग, उनकी हंसी, उनकी गोलियों की आवाज, सब कुछ कितना डरावना था। आयाना आंखें बंद करके अपनी धड़कनों को, अपनी घबराहट को थोड़ा शांत करने की कोशिश करती है। अलीशा रोते हुए बोली, आयाना दीदी क्या हुआ आपको? नम्रता अलीशा से बोली, आयाना दीदी ने कोई बहुत बुरा सपना देख लिया शायद, इसलिए वो इतना घबरा गई हैं। आप ठीक तो है ना आयाना दी? आयाना हल्का सा हाँ में सर हिला देती है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कोई बुरा सपना देखा था। तभी आयाना नजर उठाकर देखती है तो उसके सामने उसकी नजरें तो बहुत ठंड आंखों से टकराती हैं। दीवार से लगकर एक पैर को जमीन पर, दूसरे पैर को पीछे की तरफ दीवार से लगाकर अपनी जीन्स की पॉकेट में दोनों हाथ को डालकर चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के, आंखों में कोल्डनेस लेकर कबीर खड़ा हुआ था, उसे देख रहा था। आयाना की नजरें जब कबीर की कोल्ड आंखों से मिलती है तो उसका बदन एकदम जैसे थरथरा जाता है। आयाना अपनी नजरों को थोड़ा सा कबीर से दूर कर लेती है। कबीर कुछ देर खड़ा आयाना को देखता रहता है। अलीशा आयाना से बोली, आपने ऐसा क्या देखा सपने में जो आप इतना जोर से चिल्ला रही थी? आपको पता है आपने सबको चिल्ला चिल्ला के जगा दिया। एक बात
पर अयाना थोड़ी हैरान होकर बोली, क्या सच में? क्या मैं इतना चिल्ला रही थी? नम्रता ने कहा, हाँ आप बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। ऐसा क्या देखा आपने सपने में? नम्रता की बात सोचकर अयाना को अपने सपने की याद आती है। पता नहीं, बिना सर पैर का सपना था, कुछ समझ में नहीं आया। अयाना ने सिर्फ इतना कहा, उसे वाकई में समझ नहीं आया कि उसे सपने में यह सब क्यों देखा। यह सब कितना अजीब था। वो लोग कौन थे जिन्होंने 2 लोगों को मारा? उस बच्ची को लेकर जा रहे थे, वह बच्चा गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था, फिर उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। और ये कबीर नाम जो आखिरी में उस लड़की ने चिल्लाया, उसका उसके सपने से क्या लेना देना? कबीर थोड़ा सा आगे चलकर जाकर अयाना को बोला, फालतू की बातें सोचना बंद करो और आराम से सो जाओ। दिन भर तुम्हारा दिमाग जो फितूर चलता रहता है ना तुम्हारे दिमाग में, इस वजह से ही तुम्हें ऐसे सपने आते होंगे। यह बोलकर कबीर वहां से चला जाता है। गौतम अयाना से बोला, आप आराम से सो जाइए, गुड नाइट। उसके बाद वह सबको गुड नाइट बोलकर वहां से चला जाता है। अयाना अब भी हैरान होकर बिस्तर पर बैठी हुई थी। वह अब भी अपने सपने के बारे में सोच रही थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा सपना आया तो आया क्यों, क्या मतलब है इस सपने का। कबीर अपने कमरे में पहुंचकर अपनी शर्ट को निकालता है। तभी गौतम पीछे से कबीर के कमरे में एंट्री करके कहता है। कबीर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और मुंह में सिगरेट जलाकर उसकी कश लेने लगता है। गौतम कबीर के पास आकर बोला, आज तो कुछ भी हुआ, क्या इसका मतलब ये कि उसको सब कुछ याद आ रहा है, उनकी याददाश्त वापस आ रही है? कबीर बाहर देखते हुए सिर्फ सिगरेट का धुआं छोड़ता है और गौतम के बात का कोई भी जवाब नहीं देता। गौतम कुछ सेकंड चुप होकर फिर से कबीर से बोला, अगर उसे सब कुछ याद आ गया तो फिर उसे आप भी याद ही आ जाएंगे। कबीर एक गहरी सांस लेकर गौतम से बोला, ऐसा बहुत कुछ है जो उसे फेस करना है और मुझे ऐसा लगता है कि उसका सही समय बहुत जल्द आने वाला है। गौतम कबीर से बोला, लेकिन आप उसे सब कुछ छुपा क्यों रहे हैं? आप उसे सब कुछ बता क्यों नहीं देते, अपने बारे में, उनके खुद के बारे में और उनके बारे में भी। गौतम इतना ही बोलता है कि कबीर अपनी नजर घुमाकर उसकी तरफ देखता है, जैसे ही वो समझ गया हो कि गौतम किसके बारे में बात कर रहा है। चिंता मत करो, उसे सब पता चल जाएगा, आज नहीं तो कल। तुम जाओ, आराम करो, रात बहुत हो गई है। गौतम आगे कुछ नहीं बोलता, वो बस अपना सर हिलाता है और वहां से चला जाता है। तकरीबन आधी रात को एक बार फिर से कबीर वापस अयाना के कमरे में आता है और देखता है कि अयाना सुकून से बिस्तर पर सो रही है। नम्रता उसके बगल में सो रही है और उनके बीच में सो रही है अलीशा, जिसके हाथों और पैर अयाना के ऊपर हैं। अयाना ने अलीशा को अपनी बाहों में पकड़ रखा है, दोनों हक करके सो रही हैं, बहुत प्यारी लग रही थी। कबीर धीरे धीरे चलकर अयाना के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे देखने लगता है। उसकी आंखों में कुछ अजीब से इमोशन थे, कुछ ऐसे इमोशन जो पहले कभी दिखाई नहीं दिए। हल्की सी नरमाहट थी। कुछ देर कबीर इसी तरह से खड़ा अयाना को देखता है और फिर वापस अपने कमरे में चला आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अयाना बाहर गार्डन में जॉगिंग कर रही थी, तभी अचानक उसकी नजर कबीर पर पड़ती है, जो थोड़ी सी दूरी पर फोन पर बात करते हुए वहां पर खड़ा हुआ था। उसकी तरफ पीट करके अयाना थोड़ा रुक जाती है और थोड़ी तेज तेज सांस लेने लगती है। तभी वह देखती है कि एक खूबसूरत सी लड़की कबीर के पास आती है और पीछे से उसे हक कर लेती है। यह देखकर अयाना अपनी आईब्रोज थोड़ी सी सुकेड़ लेती है। कबीर पलटकर उस लड़की की तरफ देखता है और फोन को कट करने के बाद उस लड़की से कुछ बातें करता है। उसके बाद वह दोनों बंगले के अंदर चले जाते हैं। अयाना इरिटेट होकर बड़बड़ाई, हो गया फिर से शुरू, खैर मुझे क्या, भाड़ में जाए ये और इसकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड्स। उसके बाद अयाना भी वापस बंगले के अंदर चली जाती है। वह नहा धोकर फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने आती है तो वहां पर वह सोफे पर कबीर को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ देखती है। कबीर एक नजर अयाना पर मारता है। अयाना उन्हें कम्प्लीटली इग्नोर करके जाने लगती है। तभी कबीर की गर्लफ्रेंड उससे पूछती है, कबीर बेबी, ये लड़की कौन है? तुम्हारी मेहमान, जिसकी फैमिली को खत्म करके तुम उसे यहाँ पर उठाकर लेके आए थे। अचानक इस लड़की की बात सुनकर अयाना के कदम रुक जाते हैं। उसकी बात इतनी जबरदस्त कड़वी थी कि अयाना को चुभ जाती है और उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं। वो लड़की कबीर से बोली, हाँ तुम इनके साथ करने क्या वाले हो? अयाना उनकी तरफ देखती है। वो पाती है कि कबीर की आंखें उसी को देख रही थी। अयाना की आंखें अपनी फैमिली की डेथ के बारे में सुनकर नम हो गई थी और इस लड़की और कबीर को देखकर उनमें गुस्सा भी भर गया था। कबीर उस लड़की से बोला, सोफी इनफ, ओके, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हें घुसने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कोई मेरे मामलों में टांग अड़ाए, मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। छोटे छोटे कपड़े पहने हुए वह लड़की कबीर की हल्का सा करीब आकर बोली, तुम तो गुस्सा हो गए, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी।
तुम्हें लोगों के साथ जो करना है वो करो, मुझे क्या। अच्छा, आज रात को क्लब चलते हैं पार्टी के लिए, क्या ख्याल है तुम्हारा? टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।